गीता महोत्सव में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, श्रीमद् भागवत गीता में है हर समस्या का समाधान। 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिए कई ऐतिहासिक फैसले। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और दुनिया की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में है। ये कहना है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव से आज देश और विदेश में गीता का शाश्वत संदेश पहुंच रहा है। करीब 5000 साल से ज्यादा वक्त पहले कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का संदेश दिया था, लेकिन वो युद्ध अपने लिए नहीं बल्कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और सर्व समाज के कल्याण के लिए था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन बचपन से ही माँ ने गीता सिखाई, इसलिए जीवन में कभी निराशा और दुख का अनुभव नहीं हुआ। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से माँ ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के गीता जयंती महोत्सव में संकल्पना की थी कि गीता के संदेश को दुनिया में प्रसारित करने के लिए इसका स्वरूप बढ़ाया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की संकल्पना को मूर्त रूप दिया, जिसके बाद साल 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। उन्होंने कहा कि 2024 आने वाला है और 2014 से 24 तक के इन 10 सालों में भारत के स्व को जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को श्री राम लला अपने घर में प्रस्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा धारा 370 खत्म हो चुकी है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम और बद्री धाम को विकसित करना, कश्मीर में शारदा पीठ संसद के अंदर सनातन परंपरा का प्रतीक सिंगोल को स्थापित करना भी पीएम मोदी के ऐतिहासिक काम है। 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 से भारत सरकार का संचालन भारतीय संस्कृति के अनुसार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आसान तरीके से जटिल मुद्दों को सुलझा लेते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में सीआरपीसी, आईपीसी को लेकर 3 नए कानून पास हुए हैं, जो कि अब अध्यादेश बन गए हैं। आजादी के बाद 75 सालों से चले आ रहे गुलामी के चिन्हों को हटाकर देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को लौह पुरुष की संज्ञा दी। देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने कानून बने हुए, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लोह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लोह पुरुष हैं, जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व का हर देश चाहता है कि उनके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो। मॉरिशस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव हो चुका है। श्रीलंका के संस्कृति मंत्री ने श्रीलंका में भी गीता महोत्सव के लिए बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने संतों से गीता के प्रचार प्रसार को गति देने की अपील की है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में अंधकार में जो वातावरण था, उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता।
उन्होंने कहा कि संत महात्माओं ने हमेशा समाज को राह दिखाने का काम किया है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ दुनिया में गीता को पुनर्स्थापित करने का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 का आगाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। महोत्सव में की गई पवित्र गीता की महाआरती और महापूजा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ। दुनिया में गीता के अनुयायी के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर की पहचान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 का आगाज हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने पवित्र गीता की महाआरती और महापूजा कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दुनिया में गीता के अनुयायी के रूप में पहचान है। पूरे देश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पारदर्शिता, शुचिता और उत्तरदायित्वता के लिए जाना जाता है। गांव के बच्चे को मुख्यमंत्री ने बिना गलत प्रयास के नौकरी का पत्र देकर गीता को जमीनी हकीकत बनाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता दर्शन के सच्चे सिपाही हैं। मुख्यमंत्री ने गीता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सभी चुनौतियों का सामना किया। पूरे देश में इनका नाम एक बात के लिए जाना जाता है, पारदर्शिता, शुचिता, उत्तरदायित्वता। ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। उन्होंने कहा कि जब जब मुख्यमंत्री मुझे हरियाणा आने का निमंत्रण देते हैं तो यहाँ आकर मुझे हर बार नया अनुभव और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को गीता के संदेश को देश विदेश में पहुँचाने का विजन दिया था। सीएम मनोहर लाल साल 2016 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मना रहे हैं। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर स्टेट असम है, जिससे उत्तरी पूर्वी राज्यों में गीता का संदेश पहुंचेगा। प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में तो उन्होंने देश को देखा कि हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो उतना विकसित नहीं है जितना दूसरे हिस्से हैं। तो उन्होंने कहा लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। आज के दिन जो आपका स्टेट पार्टनर है आसाम, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टिसिपेशन ऑफ आसाम इज अ वेरी क्वालिटेटिव, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट and it will catalyze situation about Gita in that part of the world where it is most needed. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को गीता गवर्नेंस कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री गीता में दिए गए संदेश को अपनाते हुए कभी पथ भ्रष्ट नहीं होते और सदैव कर्तव्य करते रहते हैं। गीता में फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर्म के सिद्धांत पर चलने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल देश का गौरव काल है और 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया। वासुदेव कुटुंबकम को उन्होंने दुनिया के पटल पर रखा। उस प्रधानमंत्री ने रखा जिसने देश को योग दिवस दिया 21 जून को, हर साल मनाया जाता है। उस महान व्यक्तित्व ने जिसने अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए यूनाइटेड नेशंस पर प्रभाव डाला, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाज के बारे में, उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया। वासुदेव कुटुंबकम का G20 की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम लगातार 8वीं बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियों से गीता का संदेश देश दुनिया में जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता केवल एक पुस्तक या ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है। गीता सार्वभौमिक, सार्वकालिक और आज भी गीता की सार्थकता उतनी ही है जितनी उस समय थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह आचरण है। पीएम कर्तव्य और कर्म के बारे में श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का यानी गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश हमें अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी और विदेशी भाषा के रीजनल सेंटर बनाने की बात कही है। इसके लिए हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया है। दुनिया की भाषाओं का एक केंद्र खुलेगा और विश्वविद्यालय में गीता का भी केंद्र है, जिससे हम बहुत देशों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है, तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज ही निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए और एक यहाँ एक केंद्र बनाया जाए। क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को जोड़ती है और इतनी जबरदस्त उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है कि आप किसी की भाषा बोल दो, सामने वाला समझता कि मेरा अपना आदमी। थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थियों ने गीता का वैश्विक पाठ किया। वहीं पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर में महाआरती और दीपदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसानों के साथ सीएम मनोहर लाल ने किया संवाद। खाद्यान्न के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा। बाढ़ से खराब हुई फसलों के लिए 11,000 करोड़ का मुआवजा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त हुई जारी। 8,74,000 किसानों को दिए गए 175 करोड़ रुपए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश का किसान मेहनत कर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दे रहा है। वर्तमान राज्य सरकार किसानों की हितैषी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की बिजाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9.5 सालों में प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 11,000 करोड़ का मुआवजा दिया है, जिसमें पिछली सरकार का बकाया 269 करोड़ रुपए शामिल है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के सत्यापन और प्रभावित होने को मुआवजे देने की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया था, जो कारगर साबित हुआ है। दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। सीएम ने कहा कि पानीपत रिफाइनरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त 2022 को 2G इथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया था। 2G के बाद अब 3G प्लांट की पानीपत रिफाइनरी में लग गया है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3G इथेनॉल प्लांट होगा। 2G इथेनॉल प्लांट में पराली की खपत को बढ़ाने के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि गौशालाओं में भी पराली की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के लाभार्थी किसान भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदेश के 8,74,000 किसानों को 175 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेती की जमीन कम हो रही है। हमारे किसान अफ्रीकी देशों में जाकर खेती कर सकेंगे, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों ने पराली प्रबंधन की अच्छी मिसाल पेश की है और पराली प्रबंधन में हरियाणा आदर्श राज्य बना है। प्रदूषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि खेतों में आग लगाने की घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा से सीख लें। पराली जलाने के मामले में हरियाणा में 36.4% की कमी आई है, जबकि पंजाब में 27.1% की कमी दर्ज की गई है। ICAR की 22 नवंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पराली जलाने के 2,239 मामले मिले, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में 36,118 मामले हुए। उन्होंने कहा कि पराली के प्रबंधन के लिए विकल्प तैयार किए हैं। हरियाणा ने देश में एक अनूठी पहल करते हुए पराली खरीदी के लिए 2,500 रुपए प्रति टन की दर निर्धारित की है। 20% से कम नमी वाले पराली को खरीद के वक्त 500 रुपए प्रति टन की दर से अतिरिक्त भुगतान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में किया जा रहा है। पराली का इस्तेमाल कर बिजली बनाने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जिंद में बायोमास परियोजना से 30 मेगावाट बिजली बन रही है। 2,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहाँ से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेत में बीज बोने से लेकर मंडी में फसल की बिक्री तक किसानों की मदद की है। उन्होंने कहा कि जुलाई में भारी बारिश और बाढ़ से 12 जिलों में हुए नुकसान के लिए 34,511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी गई, जिसमें 49,197 एकड़ का वो क्षेत्र भी शामिल है जिसमें दोबारा बुवाई कर दी गई थी। ऐसे क्षेत्र के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की घोषणा पहले की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की जगह कम पानी की खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई है। इसके तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 118 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसल अवशेष जलाने में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए 2018 से अब तक प्रदेश में 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं। किसानों को 80,071 फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब तक 685 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 6,130 मशीनें किसानों ने अनुदान पर खरीदी है। अब तक करीब 1,42,000 किसानों ने 13.1 लाख एकड़ धान क्षेत्र को प्रबंधित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा है। इसके लिए करीब 131 करोड़ रुपए मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 2,50,000 एकड़ जमीन में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पूसा डिकम्पोजर किट किसानों को मुफ्त में दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में 5 लाख एकड़ धान के क्षेत्र को डिकम्पोजर से प्रबंधित करने का लक्ष्य है। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं। हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं।
हरियाणा सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसका फायदा अन्नदाता के जीवन स्तर में सुधार आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।